हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइमेथ एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं एक नए लेक्चर में। न्यू चैप्टर्स में एपी का हमारा न्यू चैप्टर है और इसका ये लेक्चर 1 है। इस एपी के अगर हम वेटेज के बारे में बात कर ले, बोर्ड पेपर में कितना मार्क्स का आता है भाई, तो ये हमारा 6 से 7 मार्क्स का आता है। इंपॉर्टेंट है, वैल्यू क्रिएट करता है तुम्हारे मार्क्स में, तो हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें कि ये हमारा कैसा चैप्टर है, तो इजी चैप्टर होता है, स्कोरिंग होता है, बट इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो हमें काफी परेशान करते हैं। बट तुम चिंता मत करो, क्योंकि इस लेक्चर को अगर तुम कंप्लीट देखोगे, तुम्हें A to Z छोटी से छोटी चीजों के बारे में भी जानकारी मिलेगा और बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लोगे, यूं ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिंदास इसे पूरा देखो, कंप्लीट देखो। कॉपी और पेन लेकर बैठना, क्योंकि उसको साथ साथ नोट डाउन करते चलोगे, थोड़ा सॉल्व भी करोगे तो अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आओ हम लोग यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में हमें क्या मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे, सीक्वेंस क्या होता है, और फिर हम लोग एपी के बारे में। एपी भाई क्या है, किसे हम एपी कहते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का nth टर्म क्या होता है, उसका जनरल टर्म क्या है, और उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हमारे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक ना, तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखो प्रोग्रेशन क्या है ना भाई, ऐसा है कि अगर कोई भी चीज बढ़ता है या कोई भी चीज घटता है, ऐसे क्या बता रहे हो, जैसे तुम्हारा पैसा हो गया ना, बैंक में मान लो 100 रुपए तुम महीने डाल रहे थे, पहले फर्स्ट मंथ पे तुमने 100 रुपए डाला, फिर अगले मंथ में 100 रुपए डाला, फिर नेक्स्ट मंथ में 100 रुपए डाला, तो क्या हो रहा है तुम्हारा 100 रुपया, फिर अगले मंथ में 100 रुपया तो 200 रुपया हो गया, फिर अगले मंथ में 100 रुपया हम डालें तो 300 हो गया, फिर अगले मंथ में 100 डालेंगे तो 400 हो जाएगा, फिर अगले मंथ में 100 डालेंगे तो 500 हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना। तो इस तरह से अगर कोई चीज बढ़ता है या कोई चीज घटता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। वो आगे कंटिन्यूअस चलते जाना चाहिए, तो वो प्रोग्रेशन होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है तो हम लोग वहां पर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर हमें कुछ पैटर्न शो होता है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेचर में बहुत सारे ऐसी चीजें होती रहती है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल में एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट, मतलब यहाँ पर तुम्हारा क्या है कि मान लो तुम्हारा जॉब लगा, तो फर्स्ट ईयर जो तुम्हारा सैलरी था पर मंथ वो तुम्हारा 25,000 था। अब क्या हो रहा है कि कंपनी वाला तुमको क्या कर रहा है कि तुम यहाँ पर काम करोगे लगातार, तो हर साल तुम्हारा सैलरी इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा पर मंथ, तो 5,000 रुपए इंक्रीज होगा। बढ़िया है ना, 5,000 काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट ईयर तुम्हारा 25,000 सैलरी था, उसके बाद 30,000 हो गया, एंड देन फिर 5,000 अगर इंक्रीज करता है तो 35,000 हो जाएगा। तो इस तरह का अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये पर्टिकुलर पैटर्न में चल रहा है। क्या पैटर्न में चल रहे हैं, नंबर्स 5,000 ना इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक ना, अब इसी तरह का अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें जिसमें टैक्सी फेयर्स के बारे में बात होता है, तो यहाँ पर क्या है ना कि कुछ कुछ सिटीज में क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में अगर आपको टैक्सी लेकर जाना है तो फिक्स चार्ज है, इतना दूर जाना है तो 50 रुपए लगेगा, ऐसा करके एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। और उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से वहां पर क्या होता है, चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मान लो कि एक फिक्स तुम्हारा जो प्राइस है वो 50 रुपीज है, और उसके बाद 10 रुपीज एक्स्ट्रा बढ़ते जाता है पर किलोमीटर। जैसे 5 किलोमीटर के अंदर में अगर हम घूम रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं तो 50 रुपए देने हैं, और अगर हम 1 किलोमीटर बढ़ रहे हैं तो 10 रुपए करके पर किलोमीटर हमें लगने लग जाएगा। तो ऐसे अगर हम 5 किलोमीटर के अंदर में रहे तो 50 रुपीज देना पड़ा, 1 किलोमीटर ज्यादा हुए 6 किलोमीटर तो कितना देना पड़ेगा, 50 और प्लस 10 60 देना पड़ेगा। फिर 1 किलोमीटर और ज्यादा जाएंगे दूर तो फिर कितना देना पड़ेगा, तो 60 50 और 2 किलोमीटर हम लोग हो गए ना, तो 2 किलोमीटर अगर हम गए तो 50 प्लस 20 यानी हो जाएगा हमारा 70। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि 10 रुपीज हमारा पर किलोमीटर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का भी यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये भी एक पैटर्न में चल रहा है, क्योंकि 10 इंक्रीज हो रहा है ना भाई। तो तुम यहाँ पर आगे तो पता कर सकते हो ना कि आगे क्या नंबर होगा, 70 के बाद क्या होगा, तो 70 के बाद 10 रुपीज इंक्रीज करेंगे 80 आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, 10 रुपीज इंक्रीज करेंगे तो 90 आएगा। तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो कमेंट में बताना कि ऐसा अगर तुम्हारे कहीं शहर में होता है तो अपने शहर का नाम लिखना कि मेरे शहर में तो नहीं होता है, मैं जमशेदपुर में रहता हूं और यहाँ पर इस तरह से चीजें नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन अ क्यू अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स। अब क्या होता है, स्कूलों में बच्चों को खड़ा कराया जाता है प्रार्थना के लिए। ठीक है, तो प्रार्थना के लिए जब खड़ा कराया जाता है तो छोटे बच्चों को पहले रखता है, उसके बाद फिर उनको इंक्रीजिंग हाइट के अनुसार
पीछे फिर बच्चों को लगाते जाते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से सजाया गया है। सबसे पहले 140 सेंटीमीटर के हाइट के तुम्हारे बच्चे हैं, फिर 142, 144 ऐसे करके तुम्हारा इंक्रीज करते गया। ओके ना, ये जस्ट एक एग्जांपल ही है, ये एक्चुअल वैल्यू होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। अब आते हैं नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन ऑफ द टीवी सेट प्राइस। हम लोग जब टीवी खरीदते हैं, दिवाली का माहौल आ रहा है तो टीवी हम लोग तो खरीदेंगे ही, कोई ना कोई तो खरीदेगा भाई, टीवी खरीदेगा, कोई बाइक खरीदेगा, कोई कुछ ना कुछ खरीदेगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि फर्स्ट में जब हम प्राइस उसका देखते हैं, फर्स्ट जिस समय हम खरीद रहे हैं, मान लो कि टीवी खरीदे तुम 50,000 में, कितने खरीदे हो, 50,000 में खरीदे हो। अब क्या होता है, अगर तुम अगले साल उसको बेचने जाओगे तो उतने दाम पे नहीं बिकेगा, उसका दाम घट जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होता है या फिर तुम्हारा जो भी बाइक्स हो गया, कार हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंटल चीज जो हम उसका वैल्यू अगर देखें, उसमें टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है तो उसका वैल्यू ईयर बाय ईयर तुम्हारा क्या होता है, घटते जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि फर्स्ट ईयर में तुम्हारा 50,000 था न्यू जो हम लोग खरीदे, नेक्स्ट ईयर में जब बेचने जाएंगे किसी और को सेकंड हैंड में तो हम बोल रहे हैं कि 45,000 बिकेगा, फिर नेक्स्ट ईयर बेचने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं 40,000 बिकेगा, फिर नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो 40,000 मतलब 35,000 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि अगर ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न चल रहा है। इसके बाद वाला अगर नंबर तुम बता दिए तो मान लो हो गया तुम्हारा काम, समझ गए। 50,000 में कितना घटा है, 5,000। 45 में कितना घटा है तो 5,000। 5,000 घटाने पर तो आ रहा ना, है कि नहीं, सही है ना, 5,000 घटाने पर आ रहा ना। हाँ, तो 40,000 के बाद तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट ईयर जिस दिन में खरीदे हम लोग, एक साल में क्या हो गया प्राइस 45,000, दाम गिर गया। फिर एक साल में क्या हो गया 5,000 और दाम गिर गया तो 40,000 प्राइस रह गया। फिर एक साल में और गिर जाएगा और प्राइस कितना हो जाएगा, हाँ 35,000 हो जाएगा। तो इस तरह का जो भी पैटर्न चल रहा होता है इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो अब हम लोग सीक्वेंस का टेक्निकल टर्म, मैथमेटिकल टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो भैया सीक्वेंस हमारा है इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। यहां पर कह रहा है कि नंबर्स का अरेंजमेंट है एक डिफाइंड ऑर्डर में और कुछ रूल्स का फॉलो कर रहा है वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ भाई 1 3 5 7 दिया हुआ है। तो इसमें अगर ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ये एक पर्टिकुलर रूल पे काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में चल रहा है। क्या है, तो 1 के बाद कौन सा नंबर आया, 1 के बाद तो 3 आया, 3 के बाद कौन सा नंबर आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया। तो क्या ये कुछ पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जा रहा है और कुछ वैल्यू के साथ बढ़ रहा है क्या? ये तो बड़ा नंबर है, 1 के बाद 3 बड़ा होता है, 3 के बाद 5 बड़ा होता है, 5 के बाद 7 बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम्हें मिलेगा कि क्या कि 1 में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो 3 बन जा रहा है, और 3 में भी अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो 5 बन जा रहा है, 5 में 7 ऐड कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, 2 बन जा रहा है। तो क्या तुम इसके बाद वाला टर्म बता सकते हो कि 7 के बाद क्या आएगा? हम यहाँ पर ऑब्जर्व किए कि हर एक में हम 2 जब ऐड करते गए तो नेक्स्ट वाला टर्म हमें पता चल गया। 2 में ऐड 3 में ऐड किया 2 तो 5 पता चल गया, 5 में ऐड किया तो 7 पता चल गया। तो 7 में अगर हम 2 ऐड करें तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो बोलो। 7 में 2 ऐड करेंगे तो 7 + 2 कितना होता है 9। तो इस तरह से ये हम और आगे बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ भाई, इसे बढ़ा सकते हैं। तो हम इसे सीक्वेंस कहेंगे। इसे क्या कहा जाएगा, सीक्वेंस कहा जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर रूल पर ये +2 के साथ ये नंबर्स को इंक्रीज करते हुए लेकर जा रहा है आगे। तो ये पूरा का पूरा हमें क्या कहलाएगा, ये हमें सीक्वेंस, हम इसे बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर तुम्हें सेकंड में भी अगर दिख रहा है ये तुम्हारा क्या है, तो क्या ये सीक्वेंस होगा, बोलो बोलो, क्या ये सीक्वेंस होगा 2 4 8 16? सोचो थोड़ा और कमेंट में आंसर करना कि क्या ये सीक्वेंस होगा। अरे भाई देखो तो जरा, सीक्वेंस के लिए क्या बताए थे कि पर्टिकुलर रूल होना चाहिए। अगर वो तुमको रूल यहाँ पर समझ में आ रहा है इसका मतलब सीक्वेंस है, वो किस रूल से आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद का नेक्स्ट टर्म अगर तुम निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा पता चल गया है कि वो सीक्वेंस होगा और उसे किस तरीके से निकालना है। तो आओ यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। तुम बोल रहे हो यहाँ पर देख लो 2 4 8 16 है। हम क्या देख रहे हैं कि 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 16 आया, है ना। ये सब ना 2 से कटने वाला नंबर है, पहला बात तो ये पता चला। 2 के बाद 4 आया, अच्छा तो 2 के बाद 4 कैसे आता है, 2 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। 4 के बाद 8 आया, तो 4 में अगर हम +2 करेंगे तो 8 आएगा ना भाई, वो तो नहीं आएगा। 4 + 2 6 आता है, यानी कि वो रूल तो ऊपर वाला नहीं चलेगा, कुछ और रूल यहाँ पर लग रहा है। क्या लग रहा है, थोड़ा सोचते हैं। फिर 2 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो 4 आ रहा है, हाँ। 4 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 8 आ रहा है, हाँ। 8 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 16 आ रहा है, हाँ। तो यहां पर क्या है कि ये 2 मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है, अच्छा जी।
ऊपर में 2 प्लस किए और नीचे में 2 मल्टीप्लाई किए, तो मुझे बताओ कि इसके बाद वाला नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो 16 में भी तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 32। और इस तरह से ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में चल रहा है, तो हम इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। अब इसके बाद नीचे वाला थोड़ा पता करो, क्या ये सीक्वेंस है? हाँ ये सीक्वेंस है, तुम लोग पता कर लिए होगे। 1/1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। यहाँ पर क्या देख रहे हो, ऊपर वाला तो सेम सेम चल रहा है, नीचे वाला नेचुरल नंबर में चल रहा है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर, जिसको हम काउंटिंग में लेते हैं 1 2 3 4, बचपन में लेते थे ना बिंदास वो चीज। तो ये हमारा है नेचुरल नंबर, नीचे बढ़ते जा रहा है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, और ये बाद में क्या आएगा, बाद में 1/5, इसके बाद में क्या आएगा 1/6, इसके बाद में क्या आएगा 1/7। इस तरह करके ना नंबर्स हमारा निकलते जाएगा, और ये भी हमारा क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस बड़ा अच्छे से हमें समझ में आ गया। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ऊपर वाला सीक्वेंस को मैं लिख रहा हूँ 1 3 5 और 7 और 9। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट वाला नंबर है इसे हम लोग कुछ नाम देते हैं और इसको कुछ सिंबल बोलते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। क्या कहलाएगा, जो फर्स्ट में है ना भाई, जो पहले है उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं और नीचे में 1 लगाते हैं। ये इसका सिंबल है इसको दिखाने का। फर्स्ट टर्म ये 1 है तो यहाँ 1 लगाया क्या, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी नंबर होता है तो भी हम इसको 1 बोलते हैं, A1। ठीक है ना, A1 मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहले जो टर्म आया। और ये क्या कहलाएगा, ये कहला भाई सेकेंड टर्म। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। सेकेंड को अगर पूरे वर्ड्स में लिखोगे तो वैसे भी लिख सकते हो। सेकेंड टर्म को लिखा जाएगा A2। अच्छा जी, इसको क्या लिखा जाएगा, तो ये हमारा है थर्ड टर्म। अरे तीसरा नंबर पे आया है ना, ये पहला नंबर पे था नंबर, ये दूसरा नंबर पे था, ये तीसरा नंबर पे है, तो तीसरा नंबर वाला को क्या बोलेंगे, A3 बोलेंगे। और ये चौथा नंबर है तो इसको क्या बोलोगे, ये फोर्थ टर्म है। और फोर्थ टर्म को हम A4 बोले तो कोई गलती है क्या, नहीं। फर्स्ट टर्म को A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को हमारा क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते अगर मान लो तुम्हें पता चला कि हम लोग कुछ दूर जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं ये नहीं पता है, बस पता है कुछ दूर जा रहे हैं, 15th टर्म, 17th टर्म, 18th टर्म, वैसे ही करके अगर तुम्हें पता चला कि हमें जाना है nth टर्म तक, ये n का क्या हिसाब किताब है। तो देखो भाई यहाँ पर हमें आगे कहां तक जाना है वो नहीं पता है, 15 तक जाना है कि 16 तक जाना है कि 17 तक जाना है कि 20, 100, 200 कहां तक जाना है। तो हम उनको एक वेरिएबल के रूप में लेते हैं, उसको बोलते हैं n। और ये क्या है, nth टर्म। जैसे यहाँ पर सेकेंड टर्म था तो उसके लिए क्या यूज किए, A2। थर्ड टर्म था तो उसके लिए क्या यूज करिए, A3। उसी तरह से nth टर्म के लिए हम लोग यूज करेंगे an। nth टर्म के लिए हम लोग यहाँ पर क्या सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, an करेंगे। इस बात को एकदम याद रखना, ये an है। ये an में क्या कर सकते हैं ना, हम इस an मतलब nth टर्म में हम इन सभी चीजों को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम an इक्वल टू 2n-1 लिखते हैं तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए तुम्हारा। अब ये 2n-1 यहाँ पर है, तुम्हें ये टर्म चाहिए ना, तो इस टर्म को निकालने का एक और तरीका है। एक तो ऐसे हम पता कर लिए कि हाँ ये सीक्वेंस है और इतना इतना नंबर जोड़ते जाना है, 2 2 जोड़ते जाना है, तो दूसरा वाला टर्म इसके बाद वाला टर्म पता चल जाएगा। अब उसका एक शॉर्टकट है कि यहाँ पर n में डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। n में कौन सा वैल्यू पुट करना है, 1 पुट करो। जैसे ही 1 पुट करोगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकलेगा, 1 पुट करोगे 2 1 जा क्या हो गया 2, और 2-1 कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से A2 निकालना है तो n के जगह पर 2 पुट करो, तो 2 2 जा क्या होगा 4, और 4-1 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरह से 3 पुट करो, 3 2 जा कितना होगा 6, 6 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारे टर्म को हम लोग निकाल सकते हैं। और ये हमारा जो है इस सीक्वेंस का जनरल टर्म है, या फिर इस सीक्वेंस का nth टर्म है। ठीक है, और इस तरह से अलग अलग सीक्वेंस का अलग अलग टर्म दे सकते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर तुम बोलो तो हम इसका भी टर्म दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं भाई, तो यहाँ पर ये जो an है ना, इसको लिख सकते हैं 2n, 2 का मल्टीपल चल रहा है। 2 का क्या चल रहा है, मल्टीपल चल रहा है। क्या बात सही है ना भाई, ये सही नहीं है। 2 के पावर में यहाँ पर n चल रहा है। ठीक है, 2 के पावर में 1 रखो क्या होगा 2, 2 के पावर में 2 रखो क्या होगा 2 2 जा 4, 2 के पावर में 3 रखो क्या होगा 2 2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ जाएगा। इस तरह से ये सारा निकल जाएगा। तो ये an क्या हो गया, इसका एक जनरल टर्म या फिर nth टर्म हम लोग कहेंगे। बात क्लियर है ना, पूरा एकदम पिक्चर एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया। अब इसे कॉपी पे भी लिखते चल रहा है। ठीक है,
अब आओ थोड़े क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच सेक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। जो हम सेक्वेंस पढ़े ना उसमें जो ये जनरल टर्म था, इसी तरह से अलग अलग सेक्वेंस का अलग अलग जनरल टर्म दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा गया है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स यानी कि पहला 3 टर्म, पहले फर्स्ट टर्म निकालना है, फिर सेकंड टर्म निकालना है और थर्ड टर्म निकालना है। 3 चीज निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स यानी कि A1, A2 और A3 निकालना है। A1 में क्या करेंगे, पहले n के जगह पर 1 पुट कर देंगे। इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। n के जगह पर क्या पुट करोगे 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, n के जगह पर 1 पुट करना है। जहां जहां पर n रहेगा वहां वहां पर तुम्हें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, ठीक ना। फर्स्ट 3 टर्म्स बोला है तो A1 निकालना है, A2 और A3। फिफ्थ बोलेगा 5 तक निकालने, तो A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। फर्स्ट टर्म A1 निकालेंगे पहले, तो n के जगह पर 1 पुट किए और यहाँ पर +1 पहले से था तो उसको लिख देंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और उसमें +1 करो कितना आएगा 2 आ जाएगा। ऐसे अगर A2 निकालोगे तो ये क्या आएगा, तो यहाँ पर अगर हम सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं यानी n के जगह पर 2 पुट किए तो यहाँ पर भी तो 2 पुट करेंगे ना। तो 2 का स्क्वायर +1 कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और उसमें 1 जोड़ दिए हो गया 5। ओके, तो ये टोटल कितना आ गया 5 आ गया। अब इसी तरह से A3 निकालोगे तो ये क्या होगा, A3 का अगर हम बारे में बात करें तो A3 हमारा हो जाएगा n के जगह पर 3 पुट करेंगे और 3 का स्क्वायर +1 ये कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में 1 जोड़ दिए तो ये हो गया हमारा 10, 10 हो गया। तो हमसे पूछा पहला 3 टर्म, तो ये लो पहला 3 टर्म। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिख दोगे ऐसा कुछ 2, 5, 10 हो गया हमारा 3 टर्म। अब इस तरह से दूसरा क्वेश्चन चलो बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, an का वैल्यू हमारा 3 + 2n लिखा हुआ है, ठीक ना। हमें क्या निकालना है 3 टर्म, पहले A1 निकालेंगे। A1 यानी कि n के जगह पर 1 पुट करेंगे, n के जगह पर 1 पुट करेंगे तो 3 + 2 टाइम्स ऑफ n के जगह पर 1 पुट किए, कितना आ रहा है, तो देखो 2 और 1 ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 जा हो गया 2 और +3 कर लिए तो ये तो बड़ा आसान था 5 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पर सेकेंड टर्म निकालना है तो n की जगह पर 2 पुट करो तो ये क्या आएगा 3 प्लस और 2n है यानी कि n के जगह पर 2 पुट कर दिए तो 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना आ गया 4 और 3 कितना होता है, अरे भाई 4 और 3 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 + 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड टर्म निकाल लो, n के जगह पर 3 पुट कर लो। तो जो भी टर्म तुम्हें निकालने के लिए बोला जाएगा, 5th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, सीधा वहां पर n के जगह पर 9th टर्म बोला है तो 9 पुट करोगे और 8th टर्म बोला है तो 8 पुट करोगे। अगर तुमसे 20th टर्म निकालने बोला है तो n के जगह पर 20 पुट करना आ जाएगा। यहाँ पर n के जगह पर हमें क्या पुट करना है 3, 3 है ना, थर्ड टर्म निकालना है तो 3 2 जा 6, 6 + 3 कितना होता है तो 9 आता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया 5, 7 और 9। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पूरा सीक्वेंस लिख सकते हैं। तुम्हारा मन किया कि हम 3 टर्म ना निकालें, पूरा सीक्वेंस निकालते हैं, पूरा सीक्वेंस निकालते रह जाओगे, निकलते जाएगा निकलते जाएगा निकलते जाएगा, कभी वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि सीक्वेंस जो होता है वो बिना खत्म होने वाला होता है, कुछ खत्म होने वाला वही होता है, कुछ ना होते हैं, ठीक ना। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। अब आता है थर्ड वाला हमारा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। कॉपी में कर सकते हो, एक बार वीडियो को थोड़ा पॉज करो और इसे ट्राई करो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर से 3 टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म यानी A1 निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। तो चलो करो, थोड़ा हम थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं। तो आई होप तुमने कर लिया होगा। तो अब यहाँ पर मैं भी कर रहा हूँ और आंसर मैच करना कि तुम्हारा सही आया कि गलत है। तो पहले हमें A1 निकालना है, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म के लिए तो 3 की पावर 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर अगर तुम्हें सेकेंड टर्म निकालना है तो n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 3 की पावर में 2, यहाँ n की जगह पर 2 पुट करना ना, 3 के पावर 2 कितना होता है तो 3 के पावर 2, 3 × 3 हो जाएगा 9। और उसके बाद क्या करना है A3 निकालना है, तो A3 निकालने के लिए n की जगह पर 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म, तो 3 3 जा कितना होता है 3 3 9, 9 3 जा 27। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 3 टर्म निकल गया। तो यहाँ पर आंसर लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो 3 9 27 और ऐसे करके ये और भी टर्म्स निकल सकता है। तो ये वाला जो तुम्हारा ना, इसको होमवर्क में करना और कमेंट में बताना कि ये तुम्हारा बन गया कि नहीं बन गया। अगर बन गया होगा तो आंसर लिख देना तुम्हारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
अब थोड़े अटपटे और चटपटे से थोड़ा सवाल करते हैं, ये काफी अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा पहले पढ़ लो। फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस गिवन बिलो। ये सीक्वेंसेस का कुछ ऐसा ऐसा वैसा करके दिया हुआ है। अब बोला है कि नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। नेक्स्ट 5 टर्म्स यानी कि कहां तक टर्म्स दिया हुआ है पहले वो तो देख लें कि हाँ पता हो जाए कि इतना दूर तक टर्म्स दिया हुआ है, उसके बाद का निकालना है। अरे वो पहले पता तो करो। तो फर्स्ट में क्या है कि a1 हमारा 1 दिया हुआ है, अच्छा ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और ये an इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस 2। ये थोड़ा सा कुछ पच नहीं रहा है, अलग ही टाइप का दुनिया चल रहा है यहाँ पर। क्या अभी तो हम कुछ और पढ़े थे और यहाँ पर कुछ और ही दे रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि a1 दिया हुआ है 1 है ना, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है। तो क्या निकालना, नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। तो जब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो सेकंड टर्म नहीं दिया है, तो सेकंड टर्म निकालना होगा, थर्ड टर्म निकालना होगा, फोर्थ टर्म निकालना होगा, फिफ्थ टर्म निकालना होगा, सिक्स्थ टर्म निकालना होगा। मतलब 6 टर्म तक हमें निकालना है। किससे, कैसे, तो ये जो an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2 है, इसका ही कुछ इस्तेमाल होगा। n बोल रहा है 2 के इक्वल या 2 से बड़ा लेना है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, 2 के बराबर या 2 से बड़ा, ठीक है। यानी 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे, ठीक ना। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग चारों को पांचों का 5 टर्म हम जो नेक्स्ट है वो निकालते हैं। सबसे पहले n के जगह पर 2 पुट किए। जब n के जगह पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 2 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 1। तो ये आ गया a1 प्लस 8, a1 प्लस 2, और a1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो 1 प्लस 2 कितना आ गया, ये चीज हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर n के जगह पर 3 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 3 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 3 माइनस 1 किए तो 2 आ गया। इसी तरह से पुट करते जाना है, बढ़ाते जाना है, 2 के बराबर और 2 से बड़ा वैल्यू बोला है तो 2 से बड़ा वैल्यू निकालते जाओ। हमें नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, a1 तो हमारा दिया हुआ है तो a6 तक हमें निकालना पड़ेगा बस। अब ये a2 कहाँ से लाए, a2 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, अरे अभी तो निकाले हो a2, यहाँ पर 3 आया है तो यहाँ पर 3 रख दो। हाँ, जो यहाँ पर निकाल लियो ना उसी का यूज कर लेंगे। तो 3 प्लस 2 क्या आता है, 5 आता है। अब एक a4 निकाल लेते हैं। a4 क्या होगा, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी 3 आ जाएगा, और a3 प्लस 2 हो गया। a3 कितना है, तो a3 5 आया है तो 5 प्लस 2 कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7। फिर क्या, उसके बाद हमें निकालना है a5। तो a5 के लिए क्या किए हैं, n का वैल्यू 5 पुट किए, यहाँ पर 5 माइनस 1 ये आ जाएगा a4 और प्लस 2। a4 कितना है, तो a4 हमारा है 7, तो यहाँ पर 7 प्लस 2 किए तो ये आ गया 9, ठीक है। लास्ट क्या बचा, a6 हमें निकालना है। तो a6 यहाँ पर n के जगह पर 6 पुट कर देंगे, ये 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 आता है 5, तो ये हो जाएगा हमारा a5 और प्लस 2। a5 हमारा कितना है 9, तो 9 प्लस 2 हमारे कितना आ गया, 11 आ गया। तो ये क्या हुआ ना कि हम लोग ये जो तुम्हारा रिलेशन दिया हुआ था, इस रिलेशन में ही n का वैल्यू पुट करते गए और जो गिवन था उसका इस्तेमाल कर करके निकलते गया, इस्तेमाल किया, निकलते गया, इस्तेमाल किया, ऐसे करके सारा वैल्यू हमें निकल गया। तो हमसे पूछा था नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आंसर में लिखोगे 3, 5, 7, 9 एंड 11। नेक्स्ट 5 टर्म्स हमारा क्या हो गया, 3, 5, 7, 9 एंड 11 आ गया। इसको अगर वर्ड्स में लिखना होगा तो लिख देना कि यहाँ पर नेक्स्ट 5 टर्म्स आर 3, 5, 7, 9 एंड 11, वैसे भी आंसर लिख सकते हो। अब इसी तरह से ना दूसरा वाला सवाल भी दिया हुआ है, इसमें ऑब्जर्व करो क्या क्या दिया हुआ है। a1 बराबर है a2 का, a2 बराबर है 2 का, यानी कि दोनों का वैल्यू 2 है, ठीक है, ये बात पता चला। यहाँ पर n का वैल्यू क्या बोला है, इधर n का वैल्यू जो बोला है 2 तो नहीं लेना है, सॉरी, यहाँ पर 2 से बड़ा लेना है। तो 2 से बड़ा लेंगे तब ना, 2 तो दिया ही हुआ है भाई, तो हम 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो आगे नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, तो a2 तक पता है ना, तो a2 के बाद नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या आता है, a2 के बाद आता है a3, फिर a4, a5, a6, a7, यानी a7 तक हमें निकालना है, ठीक ना। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, तुम लोग भी कॉपी में करते चलो, साथ ही साथ मेरा भी हो जाएगा और तुम्हारा भी हो जाएगा, दोनों का साथ साथ हो जाएगा। n का वैल्यू 2 से बड़ा तो 3 पहले पुट कर लेते हैं, n के जगह पर 3 पुट किए, 3 माइनस 1 कितना होता है 2 माइनस 3, a2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस 3 करेंगे तो ये माइनस 1 आ गया, ठीक है। फिर n के जगह पर 4 पुट करेंगे, इससे एक ज्यादा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 और ये माइनस 3, a3 कितना है, तो a3 माइनस 1 है और ये माइनस 3, तो ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 1 और 3 हो जाएगा 4, तो ये माइनस 4 आ गया। हाँ, उसके बाद a5 निकालना है, a5 निकालने के लिए क्या करो, यहाँ पर 5 पुट करो, 5 माइनस 1 आ जाएगा 4,
-3 और A4 कितना है, A4 मेरा -4 है और इधर -3 और इन दोनों को देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा और ये -7 होगा। ठीक है, जोड़ देंगे साइन, वहां पर जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ साइन वही पुट कर लेते हैं। इसके बाद A6 निकालना है, A5 के बाद A6, तो यहाँ पर 6 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और -3, A5 का वैल्यू -7 है तो यहाँ -7 रख दो, माइनस माइनस प्लस -10 आ गया। लास्ट हमारा है A7, तो यहाँ पर 7 पुट करोगे 7 - 1 हो जाएगा A6 और -3, A6 का वैल्यू आया है -10 तो यहाँ -10 रखो और -3, तो -10 - 3 कितना आता है, -13 आता है। तो क्या ऐसा ही आया तुम्हारा भी? तुमने जो अभी सॉल्व किया वो भी कुछ इसी तरह से मैच किया क्या? एक बार देख लो तो कॉपी से अपना जरा, अगर ऐसा ही मैच किया है तो फिर हाँ सही बात है। हम लोग क्या किए, पहले A3 निकाले, A3 का वैल्यू यहाँ पुट किए तो A4 आ गया। फिर A5 के लिए हम क्या किए, A4 का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिए, आ गया। A6 निकालना है तो A5 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, फिर A6 को यहाँ पुट कर दिए, A7 आ गया। इस तरह से सारा टर्म्स हमारा निकल गया। तो आंसर यहाँ पर लिख दोगे -1, -4, -7, -10 और एक लास्ट हमारा क्या है, -13। इस तरह से हमारा पांचों टर्म्स निकल गया। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन अलग था थोड़ा लेकिन इजी था, ये बात तो हम लोग मान गए, है ना। चलो, तो हमने अच्छे से सीक्वेंस को समझ लिया। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है एपी। एपी आखिर क्या होता है, तो एक बार फिर से हम लोग सीक्वेंस को देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या था। वैसा नंबर्स का अरेंजमेंट जिसमें वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ, एक रूल के साथ आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। अब आते हैं एपी के ऊपर। एपी का पहले डेफिनेशन देख लो। ये डेफिनेशन ऊपर में जो लिखे हैं वो मेरा डेफिनेशन है और बाकी नीचे में जो है ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी को हम लोग को पूरा एकदम खास ध्यान रखना है, उसी पर फोकस रखना है क्योंकि उसी से रिलेटेड सारी चीजें बनने वाली हैं। तो पहले ऊपर वाला डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि आखिर एपी होता क्या है, क्योंकि सीक्वेंस कई तरह का था, कई तरह का होता है, लेकिन उसमें से कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही हम लोग एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। अब यहाँ पर थोड़ा ये समझो कि ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स का मतलब क्या है। कॉन्जुगेटिव मतलब होता है एक के बाद दूसरा टर्म, एक के बाद दूसरा टर्म। जैसे एक नेचुरल नंबर हम लोग लेते हैं, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, ऐसे आएगा ना। तो ये हमारा हो गया कॉन्जुगेटिव टर्म्स, हो गया एक के बाद दूसरा टर्म, ठीक है। तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट आता है किसी भी सीक्वेंस में तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग एपी बोलेंगे। बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दो। जैसे ये हमारा एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 और ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स 2 के बाद कौन आया 4, 4 के बाद कौन आया 6, 6 के बाद कौन आया 8, तो ये कहलाया हमारा कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ओके ना। अब बोल रहा है कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वो कांस्टेंट आना चाहिए। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। अंतर कैसे लगता है, तो अंतर लेते हैं बाद वाला वैल्यू माइनस पहले वाला वैल्यू, यानी 4 - 2 करोगे तो कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरह से इसमें बाद वाला वैल्यू क्या है 6 और पहले क्या है 4, तो 6 - 4 करोगे क्या आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। 8 में 6 घटाएंगे तो ये भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यानी कि इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है वो तो 2 है भाई, और ये तो 2 तो तुम्हारा सेम है, और ये तो बहुत कांस्टेंट है ना भाई, ये तो चेंज नहीं हुआ ना, एक सब जगह एक ही जैसा दिख रहा है, 2 2 2 2 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर ये 2 हमारा कांस्टेंट है। तो इस तरह का सीक्वेंस को क्या बोला जाएगा, एपी कहा जाएगा। बात क्लियर है? और उस कांस्टेंट को हम लोग कॉमन डिफरेंस नाम देते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया हमारा, इस सीक्वेंस का 2 आ गया। अब थोड़ा सा ना एनसीईआरटी डेफिनेशन को ही पढ़ लेते हैं क्योंकि वो हमारा असर्शन रीजन बेस्ड में क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है, ठीक ना, डायरेक्ट यहाँ से। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, हर एक टर्म हम प्राप्त करेंगे बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म क्या होता है, प्रीसीडिंग टर्म होता है कि मान लो 6 लिए तो 6 के पहले वाला टर्म कौन है, तो 4 है भाई। 6 के पहले वाला टर्म 4 है, 8 के पहले वाला टर्म कौन है 6 है ना, पहले वाला मतलब मेरे पहले कौन बैठा हुआ है, ठीक है, चीटिंग करना है ना एग्जाम में, हाँ। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या है कि पहले वाले टर्म कौन है, 6 के पहले कौन है, 4 के पहले कौन है, उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग टर्म। तो प्रीसीडिंग टर्म में अगर हम एक फिक्स नंबर जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, आगे वाला टर्म मिल जाएगा। तो 2 में जैसे 2 जोड़ दिए 4 मिल गया, 4 में 2 जोड़ दिए तो 4 + 2 6, 6 में 2 जोड़ दिए तो 8। ये डेफिनेशन है तुम्हारा किसका, एनसीईआरटी का। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो पहले से लिखा हुआ है, वो किसी और के जोड़ने से तो ही ना बना है,
वो पहले से ही फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, वो किसी और के मतलब उसके पहले कोई और टर्म है ही नहीं, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। उसके बाद वाला टर्म को निकालना है तो हम एक फिक्स नंबर ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। उस फिक्स नंबर या कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, और उसे डी बोलते हैं। और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कितना आया, 2 आया है। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा हम लोग रिप्रेजेंटेशन के टर्म्स में इसको थोड़ा समझते हैं, आखिर क्या कह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर है कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते थे सीक्वेंस में, A1, सेकेंड टर्म को कैसे लिखते हैं, A2, थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, A3, और 4 को A4 लिखते हैं। ऐसे ऐसे करते चलोगे तो nth टर्म को क्या लिखोगे, AN, उसके पहले वाला को क्या लिखोगे, अरे जैसे A4 था, A4 के पहले वाला क्या लिखो, A3, 4 में एक घटाए हो ना, A3 के पहले वाला क्या लिखो, A2 लिखो। तो यहाँ पर भी क्या कहो, एक घटाए हो 3 में, तो अगर AN है तो AN के पहले वाला टर्म क्या होगा, n-1 होगा, n-1 टर्म हो जाएगा AN-1। अब इधर अगर हमें D निकालना है, इसके अकॉर्डिंग निकालना है तो क्या करेंगे D, तो D होता है डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव टर्म्स। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला, यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो D आ जाएगा। इसी तरह से A3 माइनस A2 अगर कर रहे हैं तब भी तो D आएगा, A4 माइनस A3 करेंगे तब भी तो D आएगा, क्योंकि D तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला, बदलने वाला तो है नहीं भाई, ये तो एकदम फिक्स है, एकदम मूर्ति की तरह स्टैचू। तो इस तरह से ये फिक्स है, ये तुम्हारा D हमारा कांस्टेंट आएगा। इसी तरह से लास्ट वाले में कर सकते हैं AN माइनस 1 कर सकते हैं, मतलब लास्ट वाला में पहले वाले को घटा देंगे तो हमारा D आ जाएगा। तो अब ये तुम्हारा पूरा बन गया, ठीक है। किसी AP को चेक करना है तो हम लोग यही डिफरेंस निकालते हैं कि कोई मेरा अगर सीक्वेंस दिया हुआ है और वो बताना है कि वो सीक्वेंस मेरा AP है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग इसी तरह से डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस बराबर आ जाता है तो बोलते हैं भाई तुम तो AP है, तू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक ना। इसमें मेन जो फॉर्मूला जो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ये भर के यूज होगा, कई जगह पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। और D इज इक्वल टू AN माइनस 1 जो है, इसका इस्तेमाल कहीं कहीं पर होता है, इसे भी याद रखना है हमें। तो ये वाला तो एकदम याद रखना है, वैसे इसको नहीं याद करोगे तब भी याद हो ही जाएगा, क्योंकि इतना जगह पर हम लोग इस्तेमाल ही कर लेंगे, याद हो जाएगा। लेकिन इसको भूलना मत, क्योंकि इसका भी कहीं कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, असर्शन रीजन में क्वेश्चन दे सकता है ना। अब आओ जल्दी से कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे छोटे हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग AP। ये AP है, ये भी AP है, इसका क्या निकालना, फर्स्ट टर्म निकालना और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है हमारा A1, फर्स्ट में जो हमारा प्रेजेंट है, ठीक ना। और वो फर्स्ट में कौन प्रेजेंट है, तो 1 यहाँ पर है, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं D। और D कैसे निकलता है, तो D का फॉर्मूला 2 बताए थे, एक बेसिक फॉर्मूला A2 माइनस A1, उसे याद रखना है, उसी से ही सारा बन जाएगा। A2 माइनस A1, A2 कितना है, तो ये हमारा A2 हो गया 3 और माइनस A1 यानी 1, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये भी वैसे ही टाइप का है। फर्स्ट टर्म पहले देखेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा A1, और A1 को क्या लिखोगे, तो फर्स्ट टर्म हमारा A1 है, और ये फर्स्ट में हमें क्या दिख रहा है, -10 दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया -10। और इसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि D निकालना है, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, फॉर्मूला है A2 माइनस A1, A2 हमारा है -5 और A1 यहाँ पे क्या लिखोगे, -10 है ना। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव को ना ब्रैकेट में कर लेना, जब भी नेगेटिव नंबर रहेगा उसको ब्रैकेट में कर लेना, नहीं तो गलत आंसर आएगा, ठीक है। अब ये -5 है, -10 है, क्या है -5 के आगे कोई साइन दिख रहा है, नहीं, तो इसको -5 से ओपन करो। इस -10 के आगे कोई साइन दिख रहा है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस करो, और ये हो गया 10, उसके बाद आंसर कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है भाई, और 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 आता है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, आसानी से बन गया। तो जब आसानी से बन गया तो CBSE 2024 का क्वेश्चन बना के दिखाओ। क्या पूछ रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP का कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। ये तो गजब ही है, हम लोग नंबर खेल रहे थे, यहाँ पर कुछ और ही खेल लिया। तो देख लो यहाँ पर अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है, मान लो कि x रहेगा, 2x रहेगा, 3x रहेगा, ऐसे करके रहेगा, तो ये भी हमारा एक AP में है, और इसमें अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो फॉर्मूला हम लोग तो एक ही पढ़े हैं, A2 माइनस A1, दुनिया का और कोई दूसरा फॉर्मूला तो है ही नहीं, इसी को हम लगाएंगे और इसी से हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। A2 होता है सेकेंड टर्म, ये हमारा 2x है, A1 होता है फर्स्ट टर्म, ये हमारा x है, इन दोनों घटाएंगे आ जाएगा x। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, यहाँ पर चाहे वेरिएबल होगा या फिर तुम्हारा यहाँ पर नंबर्स होगा।
तो क्या ये निकल जाएगा? निकल जाएगा। एक बार ट्राई करो, चलो थोड़ा देर रुकते हैं, 5 सेकेंड, शायद हो जाए। चलो करो थोड़ा ट्राई। आई होप तुमने ट्राई तो कर लिया होगा और आंसर भी आ गया होगा। तो क्या अब हम खुद ट्राई कर लें? खुद से कर लेंगे तो हो जाएगा शायद। चलो देखते हैं, तुमसे भी हो गया होगा, मुझसे भी हो जाएगा। तो फिर d निकालना है, a2 माइनस a1 करेंगे। a2 क्या है? a2 मेरा सेकेंड टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म दिख रहा है, और ये लिखेंगे 1 माइनस 4x बाई 2x लिखेंगे, ठीक है। माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 2x है, 1 बाई 2x तो 1 बाई 2x लिखोगे। इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करना है। इतना काम तो हो गया होगा, सॉल्विंग में थोड़ा अगर दिक्कत आया होगा तो गलत हो सकता है। 2x सेम है, यानी कि ये नीचे में नंबर सेम है, तो एलसीएम लोगे तो 2x ही आ जाएगा। तो फिर जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट हम लोग साइन के साथ लिख देते हैं। ये 1 माइनस 4x और माइनस 1 लिख देंगे, प्लस 1 माइनस 1 कट गया। तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर? हमें मिल रहा है, ये तो ऊपर में बचा है माइनस 4x और नीचे में बचा है 2x। कट रहा है क्या? x से x कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, और आंसर हमारा कितना आ गया? -2। आंसर आ गया -2। तुम्हारा भी आया ना? हाँ, तो यहाँ पर -2 हमारा आंसर है और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दिखने में थोड़ा बड़ा था लेकिन आसान था, तरीका वही लगाना था, कोई तरीका अलग है नहीं। तो उसी तरीके से करेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा एकदम चुटकियों में, है ना। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन सा हमारा एपी है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिए, ऐसे और भी क्वेश्चन है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनाता है, ठीक है, तो क्या करना है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। 3 और टर्म्स हमें निकालना है, डिफरेंस निकालना है और 3 मोर टर्म्स निकालने। कब? अगर वो एपी होता है तब, और एपी नहीं होगा तो नहीं निकालना है, क्या जरूरी है निकालने का। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 4, 10, 16, 22 है। एपी में होने के लिए यहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए? जो डेफिनेशन में पढ़े हो वही होना चाहिए। शुरू में डेफिनेशन क्या बताया, उसी को याद रखना, इजिली याद रहेगा। कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या है? 4 के बाद 10 आया, 10 के बाद 16 आया, 16 के बाद 22 आया, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब ये एपी में है, और नहीं आता है तो हम लोग बोलेंगे एपी में नहीं है। बस इतना करना है और हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या होगा। हियर हम लोग एक तो ये लिख सकते हैं a2 माइनस a1, ऐसे करके कर लो। a2 कौन होगा? a2 होगा सेकेंड टर्म, तो इसके बाद कौन है? सेकेंड टर्म 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। माइनस a1 क्या है? a1 4 है, सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया? 6 आ गया। इसी तरह से जितना भी टर्म्स है सबको घटा के देखो। a3 माइनस a2 करो। a3 मेरा कितना है? 16, और a2 मेरा कितना है? 10, तो 16 माइनस 10 क्या आ गया? ये भी 6 आ रहा है, ठीक है। ऐसे जितना भी यहाँ पर टर्म्स दिया हुआ है सबको करना है। a4 हमारा 22 है, माइनस 16 करेंगे, ये भी हमारा कितना आता है? 6 आता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये हमारा, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सिंस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 ये हमारा 6 के बराबर है, और 6 क्या है? एक कांस्टेंट है। तो जब भी ऐसा चीज होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा एपी बना रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर दे फॉर्म एन एपी। और जब ये एपी बनाता है तो हमसे क्या पूछा? एपी तो बन गया, पता चल गया एपी है क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है डिफरेंस हमारा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना है। ये पूरा लैंग्वेज में लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, तो डी क्या आता है? डी होता है a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 कितना है? 6 के बराबर है, तो डायरेक्ट 6 लिख दो। फिर बोला नेक्स्ट 3 टर्म्स, राइट 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म्स को हमें लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो यहां पर लिखोगे एंड 3 मोर टर्म्स आर। 3 मोर टर्म्स और कैसे होगा, कैसे निकलेगा? तो जो हम लोगों ने सीक्वेंस में न्यू टर्म्स बनाना सीखा था ना, वैसे यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पर 4 है, 4 के बाद 10 आया, 10 के बाद 16 आया, 16 के बाद 22 आया, सब में 6 ऐड हो रहा है। तो 22 के बाद अगर हम 6 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 28 मिलेगा। 28 के बाद फिर 6 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? तो 28 के बाद 6 ऐड करेंगे तो 44 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 टर्म्स हमें लिख देना है। तो पहले 22 में 6 ऐड किए तो 28 मिला, 28 में फिर 6 ऐड करेंगे तो ये 34 मिलेगा। अरे 28 प्लस 6 कितना होता है? 34, 8 6 14 2 1 3।
34 में 6 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 40। इस तरह से नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज चेक करने का तरीका हो गया। अगर एपी में होगा तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा एक इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। अगर नहीं होगा तो लिख देना कि ये बराबर नहीं है, इसका मतलब दे डू नॉट फॉर्म एन एपी। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है 0.2 दिया हुआ है, पहले इसको समझ लो क्या है। 0.2 0.22 है, 0.222 है, 0.2222 है। ऐसे आगे क्या मिलेगा 0.22222 ऐसा हो रहा है ना, टू 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 टू। कुछ सुनो, कुछ ऐसा रिंगटोन है क्या, टू 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 होता होगा शायद, तुम लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, ये एपी में है या नहीं है। तो हम लोग वही तरीका अपनाएंगे जो तरीका हम लोगों ने अभी सीखा है, a2 माइनस a1 करेंगे। ये मेरा सेकेंड टर्म, यहाँ पर लिखो 0.22 माइनस फर्स्ट टर्म है 0.2, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ रहा है 0.22 माइनस 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 0.22 और 0.2 तो यहाँ क्या करो पॉइंट को जस्ट नीचे लिखोगे, उसके पहले वाले नंबर को उसके पहले वाले के साथ, बाद वाले को बाद वाले के साथ, ठीक है। तो क्या आ रहा है भाई, इधर कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे, 2 में 0 गया तो 2 आ गया, 2 में 2 गया तो 0 आ गया, यहाँ पर 0 और ये फिर 0, ठीक है। 0.02 आ रहा है तो यहाँ पर आ गया 0.02। उसके बाद क्या निकालना है a3 माइनस a2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म हमारा है 0.222 और फिर क्या है 0.22, बड़ा अच्छा लग रहा है बोलने में ना 0.222 और उसको 0.22 माइनस करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे, 2 में 0 गया 2 आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0.002, तो आ गया 0.002, ठीक है। अब चलो उसके बाद निकालते हैं a4 माइनस a3। a4 माइनस a3 क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.2222 माइनस 0.222। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.4 तो 2 है 2 और उसका 3 तो 2 है 2, लास्ट में कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे, माइनस करेंगे, 2 में 0 गया 2 में 2 गया 0 0 0 और फिर 0, तो ये क्या आ रहा है 0.0002 आ रहा है। अब यहां पर अगर ऑब्जर्व करो तो a2 माइनस a1 0.02 आया, a3 माइनस a2 0.002 आया, a4 माइनस a3 क्या है 0.000, 3 तो 0 और 2 आया। तो क्या ये सब बराबर है, नहीं ये सब बराबर नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर जो डिजिट्स है वो चेंज हो रहे हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है, तो ये सब बराबर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3, तो हम लिखेंगे हैंस दे डू नॉट फॉर्म एन AP, ये हमारा AP फॉर्म नहीं कर रहा है। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो हम लोग सीधा बोलेंगे AP फॉर्म नहीं कर रहा है। क्लियर है ना। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है रूट में दिया हुआ है, √7 √28 √63, इसको भी चेक करना है AP में है या नहीं। तो देखो यहाँ पर रूट है, रूट को हम लोग जोड़ और घटा नहीं सकते, ठीक ना। यहाँ पर सब में रूट का अंदर जो वैल्यू है वो अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रूट को अगर हम सेम कर लेते हैं तो उसको एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना इजी होता है। जैसे मान लो यहाँ पर √2 है, इसको अगर √2 के साथ जोड़ दोगे तो क्या बनेगा 2√2 बन जाता है, ठीक ना। ये जस्ट लाइक x के जैसा काम करता है, या फिर चॉकलेट के जैसा मान लो, एक चॉकलेट प्लस एक चॉकलेट, कितना चॉकलेट होगा, अरे 2 होगा ना, 2 चॉकलेट होगा। 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो इक्वल टू 2 मैंगो। इसी तरह से अगर मान लो ऐसा रहा 3√7 माइनस 2√7, तो क्या आ जाएगा 3√7 माइनस 2√7, तो 3 चॉकलेट माइनस 2 चॉकलेट इज इक्वल टू कितना होगा 1 चॉकलेट। 1 चॉकलेट को सिंपल √7 लिखेंगे। तो बस ऐसा अगर रहा तो इजीली हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और हम AP चेक करने के लिए हम लोग तो डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हमें ये चीज भले पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो गिवन है ना, तो गिवन सेक्वेंस को हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। गिवन सेक्वेंस इज, पहला वाला तो √7 में है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वाला √28 है, तो यहाँ पर थोड़ा बगल में आओ और 28 का रूट को देखो क्या लिख सकते हैं, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं 4 × 7। अरे 4 7 जा 28 होता है ना, हाँ होता है तो 4 का रूट कितना होता है, रूट है तो 4 का रूट 2 आता है, और 7 का कुछ होता ही नहीं है तो 2√7, तो ये आ गया 2√7 आ गया भाई। और √63 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारा क्या है 63, ये तो भाई 9 7 जा 63 होता है, हाँ 9 7 जा होता है। 9 का रूट कितना आता है, तो ये तो 3 आता है,
और 3√7 बन जाएगा। 9 का रूट 3 आ गया, 3 बाहर, 7 का रूट तो कुछ होता नहीं है तो उसको अंदर ही रहने देंगे और ये 3√7 बन गया। और ऐसे करके कोमा 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 डॉट डॉट करके दे देंगे। अब इसके बाद क्या है ना, सब √7 में आ गया है। अब इसमें चेक करना हमारे लिए आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हैं, वो भी आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हेयर a2 माइनस a1 अगर करेंगे तो ये क्या आ रहा है, 2√7 माइनस √7। ये तो देख के ही पता चल रहा है AP में है, फिर भी हम लोग अपना जो पूरा प्रोसेस होता है उसको पूरा कर लेते हैं ताकि हमें कोई नहीं दोष दे कि तुमने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। 3√7 माइनस 2√7 कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो ये बचता है 1, यानी दोनों आ गया √7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस a2 माइनस a1 जो है वो a3 माइनस a2 के बराबर है ना। अरे a2 माइनस a1 कितना है, √7 आया, a3 माइनस a2 कितना आया, ये भी √7 आया। तो ये चीज हमने सॉल्व किया, √7 आ गया। अब ये तो पूरा पूरा सेम दिख रहा है, √7 के बराबर है। ये हमारा एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट अगर है तो हम क्या बोलेंगे, therefore they form an AP, ये हमारा AP बनाएगा। और जब AP बनाएगा तो हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा, कॉमन डिफरेंस यानी कि D, तो therefore D इक्वल टू क्या, तो ये a2 माइनस a1 और ये कितना, √7। उसके बाद क्या पूछा, 3 more terms एंड 3 more terms। तो देखो ये भी जो 3 more terms है ना, इसे निकाल के दिखाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम 3 more terms निकाल लो। कैसे करेंगे, √7 ऐड करेंगे, 3√7 में ऐड किए, 3√7 में एक तो √7 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4√7, तो यहाँ पे लिखेंगे 4√7। फिर इसमें एक √7 ऐड करेंगे, क्या आएगा 5√7। फिर इसमें एक √7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 6√7। अरे एक एक बढ़ा रहे हो ना, जिससे x बढ़ता है, x प्लस x 2x, 2x प्लस x कितना होगा 3x, तो 7x प्लस x कितना होगा 8x, 6x प्लस x कितना होगा 7x, ठीक है। तो 4√7 प्लस √7 5√7, 3√7 प्लस √7 4√7। इसी तरह से हमारा 3 और आ चुका। लेकिन ये हमारा ऐसा आंसर देने पर हमें बोला जाएगा कि तुम थोड़े बेवकूफ हो। ऐसा क्यों, बेवकूफ क्यों, हम तो सही आंसर दिए, गलत क्या हो गया हमारा। अरे दिया किस में था, यहाँ पर √7 √28 √63 में दिया होता। तो जब इस फॉर्म में दिया है तो हमें यहाँ पर बाहर में जो नंबर दिख रहा है उस तरह से नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसको अंदर लेके जाना पड़ेगा, पूरा रूट में दिखाना पड़ेगा। तो रूट में दिखाने का कोई उपाय है, उपाय यही है कि जैसे 9 को हम बाहर किए तो 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर को अंदर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, तो उसको 9 को अंदर कर दो, उस तरह से वो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो फिर से √28 था, इसको हमने तोड़ा, 4 × 7, 4 का रूट 2 आ गया। अब ये 2 को अंदर लेके जाना है तो 2 जब अंदर जाएगा तो अंदर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर अंदर पहुंचेगा। तो यहाँ पर अगर हम 4√7 देखें, इसको नीचे लिख रहे हैं 4√7 है, 4 अंदर जाके क्या होगा, 4 अंदर जाके हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 16 7 कितना होता है 16 7 मेरे ख्याल से 112 होता है। 7 6 42, 4 कैरी, 1 1 7 और 4 11। हाँ, तो ये आ रहा है √112। और 5√7 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 अंदर जाएगा, तो 25 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 14 और 3 17, यानी कि आ जाएगा √175 आ जाएगा। और 6√7 है तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, 4 कैरी, 7 3 21 और 4 25, तो यहाँ पे लिखेंगे √252 लिखेंगे। तो इस तरह से अंदर लेके जाना है और तुम्हें आंसर फाइनल इस तरह से करना है। ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारा CBSE 2012 में आया हुआ है, देख सकते हो। नेक्स्ट टर्म तुमसे पूछा, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP। तो पहले क्या करोगे, इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकाल लेना छोटा करके, उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म पूछा है तो फिर ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद इस तरह से कुछ आ जाएगा और फिर ऐसे हमें आंसर लिखना होगा, ठीक ना। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में रहेगा, इसको होमवर्क में कर लो। एक क्वेश्चन पहले भी दिए और एक क्वेश्चन अभी भी, ये क्वेश्चन भी हमारा होमवर्क में रहेगा, है ना। चलो।